बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा लेसन नंबर 9 है। और अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोल नंबर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं और आपके जो टेस्ट है वो 17 को या 18 को होगा। तो इस सिचुएशन में मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि जो आपका 70% जो कोर्स कंटेंट है उसमें आपका एंटी टेररिज्म एक्ट और पुलिस एक्ट है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फोकस इसके ऊपर ज़्यादा करना चाहिए। उसकी वजह ये है, एक तो इसकी वेटेज ज़्यादा है, और दूसरी इसकी वजह यह है कि जो इसकी एटलीस्ट कोई बाउंड्रीज़ हैं। आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जगह से आएंगे या इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में से आएंगे या इस एक्ट में से आएंगे। जबकि अगर आप जनरल नॉलेज की बात करें या आईक्यू की बात करें या इसी तरह इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो वो कहीं से भी आपको दे सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसके ऊपर फोकस करें, ये 3-4 दिन है आपके पास और सबके पास, यानी कि ये 3-4 दिन है, और मोस्ट प्रॉब्ली 80 to 90% जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अभी उस तरफ तैयारी नहीं शुरू की होगी, या जिस तरह आपने की होगी बिल्कुल उसी तरह उन्होंने भी की होगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसमें फ़ोकस करें इस 70% कंटेंट के ऊपर, और इसमें अगर आप जो है वो अच्छे मार्क्स लेते हैं, यानी अगर ये 70 नंबर तो 70 में से आप 55-60 नंबर इसमें से ले लेते हैं, और फिर बाकी जो 30 नंबर का रह जाते हैं अगर उसमें आपकी इतनी इतनी नॉलेज होगी, यानी क्योंकि इतना इतनी आपकी एजुकेशन है और इतना आपने टाइम पीरियड जो है वो स्पेंड किया हुआ है, तो आप जो है उसमें 30 में से 15 नंबर शायद ले ही लें, 10 से 15 नंबर। तो 55 यहाँ से आ जाए, 15 वहाँ से आ जाए, तो 80 के करीब आपके नंबर बनते हैं। तो मेरे मुझे मुझे मेरा मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि आप एंटी टेररिज्म एक्ट के ऊपर फोकस करें और पुलिस एक्ट के ऊपर फोकस करें। और इसमें ज़्यादा जो है, क्योंकि ये जितना आप इसको बार बार दोहराएंगे और जिसको समझ के पढ़ेंगे तो फिर ये आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, और जब ये आपको भूलेंगी नहीं तो फिर आप इसको जो है वो इसमें मार्क्स जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं। बहरहाल हम क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर है, और मेरी कोशिश ये होगी कि आज और कल में इंशाल्लाह मैं एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो मेरी कोशिश होगी कि पूरे एंटी टेररिज्म एक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूं, और उसमें मैं वीडियोस भी बना दूं ताकि आप उसमें अगर जो लोग इनको देख रहे हैं उनके लिए वो हेल्पफुल साबित हो। बाकी ये है कि जिन लोगों ने 50 क्वेश्चंस जो है वो पहले 49 क्वेश्चंस जो है वो नहीं देखे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले 49 क्वेश्चंस जो है उनको देख लें, और उसके देखने के बाद ये 50th क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आए। और जो ऑलरेडी देख चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जब जैसे मैंने, यानी कि मैं अभी ये कुछ क्वेश्चंस करूंगा और इसकी वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उस दौरान आप जो है वो रिवीजन करें अपने पिछले क्वेश्चंस की। और फिर इस तरह मैं साथ साथ जो है वो दूसरी जो वीडियोस जो है वो भी इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। उसके अलावा आप ख़ुद से भी ये चीज़ें ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इसमें तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप खुद से ना कर सकें। हमने सिर्फ इस चीज़ को आसान बनाने की कोशिश की है। और उसके अलावा आप जनरल नॉलेज, आईक्यू और जो इंग्लिश का पोर्शन है वो खुद से वो भी साथ साथ कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली इसके ऊपर 4 से 5 दिन काम करें तो मेरे यानी जितने भी आपके पास दिन है, 4 दिन है या 5 दिन है, उस पर काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टेस्ट को पास करना कोई ज़्यादा मुश्किल होगा। और बाकी ये है कि सबके लिए एक ही तरह है और सबके लिए एक ही टाइम फ्रेम है। ऐसा नहीं है कि किसी का जल्दी हो रहा है और किसी का लेट। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को एडवर्टीज़मेंट पहले जब आई थी तो उसमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज से वो मेंशन थे, तो हो सकता है उस वक्त उन्होंने टेस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हो। बहरहाल ये सब आई थिंक अगर आप मेहनत करेंगे तो ये मेहनत अगर आपको इस टेस्ट में फ़ायदा नहीं भी देती तो आगे कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा देगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। 49 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ATA 1997 सेक्शन 5, कहता है कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के सेक्शन 5 के मुताबिक ऑल केसेस ऑफ फायरिंग विच हैव रिजल्टेड इन डेथ और ग्रीवियस इंजरी शैल बी रिव्यूड बाय कोर्ट। यानी कि अगर आपको याद हो कि हमने पीछे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो स्केल 17 का हो या आर्म फोर्सेस का मेंबर हो, वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो फायर का ऑर्डर कर सकता है। वो ये ऑर्डर कर सकता है कि मतलब फायरिंग का ऑर्डर दे सकता है। तो जब वो फायर का ऑर्डर करेगा तो उस फायर के नतीजे में अगर कोई डेथ हो जाती है या कोई ग्रीवियस शदीद किस्म की किसी को चोट आ जाती है या कोई ज़ख्मी हो जाता है, तो उसको कौन रिव्यू करेगा? यानी कि वो ज़ाहिर है, जब ऐसा तो नहीं है कि अगर वो फायर का ऑर्डर कर देगा तो उसके बाद उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो इंक्वायरी तो होगी, लेकिन इंक्वायरी कौन करेगा? क्या वो इंक्वायरी, इसमें अब वो कह रहे हैं कि सेक्शन 5 के मुताबिक क्या वो इंक्वायरी जो है वो कोर्ट करेगी?
ठीक है। नंबर टू वो कह रहा है कि क्या वो इंक्वायरी जो है वो कोई एक्सटर्नल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के सरबराह की तरफ से, या फिर वो जो फायरिंग के केसेस होंगे जिसके नतीजे में जो है वो डेथ हुई है या किसी की इंजरी हुई है, उसको जो है वो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी, यानी कि एक्सटर्नल कमेटी नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, जिसमें यानी आप ये समझ सकते हैं कि जैसे पुलिस के डिपार्टमेंट ने जो है उसके पुलिस के ऑफिसर ने जो है वो फायर का ऑर्डर किया, तो पुलिस ऑफिसर का पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो जो कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो कमेटी उसकी जो है वो उसके बारे में जो है वो रिव्यू करेगी कि ये फायरिंग क्यों की गई और इसकी क्या वजह थी और क्या इतनी या इस फायरिंग की ज़रूरत थी या नहीं थी। तो इसमें अब आपके पास ये तीन ऑप्शन है और चौथे में वगैरह नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो अब आप जब ये एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि जितने भी फायरिंग के केसेस होंगे वो सारे के सारे केसेस जो है जिसके नतीजे में किसी की डेथ होगी या किसी की ग्रीवियस इंजरी होगी, उनको इंटरनल कमेटी, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी जो है वो रिव्यू करेगी, वो उसको देखेगी, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। और उस इंटरनल इंक्वायरी कमेटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कौन बनाएगा? जो उस कानून नाफिज करने वाले इदारे का सरबराह होगा, यानी वो उस कमेटी को बनाएगा और वो कमेटी जो है ये सारे के सारे केसेस को जो है वो देखेगी, जितने भी फायरिंग के केसेस जिसमें किसी की डेथ हुई है या किसी की ग्रीवियस इंजरी हुई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक्सटर्नल इंक्वायरी कमेटी और कोर्ट का जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 5, ऑफिसर ऑफ द पुलिस, आर्म फोर्सेज एंड सिविल आर्म फोर्सेज में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। अब वो कह रहा है कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 5 के मुताबिक कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी आर्म फोर्सेस का मेंबर या सिविल आर्म फोर्सेस का मेंबर जो है वो क्या विदाउट वारंट के बगैर किसी को अरेस्ट कर सकता है जिसने एक्ट ऑफ टेररिज्म किया हुआ है या जिसने कोई दहशतगर्दी का इक़दाम किया है, उसका इर्तिकाब किया है। या दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑफिसर ऑफ द पुलिस, आर्म फोर्सेज एंड सिविल आर्म फोर्सेज में अरेस्ट ओनली विद वारंट, यानी कि उसके पास जब वारंट होगा तो तब वो उसको अरेस्ट कर सकता है, या विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। या फिर तीसरे नंबर पे वो ये कह रहा है कि ऑफिसर ऑफ द पुलिस, आर्म फोर्सेज एंड सिविल आर्म फोर्सेज कैन नॉट अरेस्ट पर्सन विदाउट कोर्ट ऑर्डर। और तीसरा ये कह रहा है कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा तब तक वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। तो जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इस एक्ट में ये मेंशन है कि जब कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी आर्म फोर्सेस का मेंबर या सिविल आर्म फोर्सेस का मेंबर जो है बगैर किसी वारंट के, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी है, आपने पहले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था जिसमें यह था कि आप फायरिंग जो है वो विदाउट वार्निंग करेंगे या सफिशेंट वार्निंग के बाद करेंगे, तो उसमें यह था कि आप वार्निंग देने के बाद जो है फायर करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को जब ये पता चले कि किसी ने कोई दहशतगर्दी का इक़दाम किया है किसी बंदे ने, तो वो उसको विदाउट वारंट जो है वो उसको अरेस्ट कर सकता है। ना सिर्फ ये कि उसको ये पता चले कि उसने उसका इर्तिकाब किया, बल्कि जिसके मुतालिक उसको माकूल वजह मौजूद हो कि उसके ऊपर शक हो उसको और उसकी माकूल वजह मौजूद हो, तो वो उसको भी जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें बड़े यानी स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। अब यहाँ पे बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समझते हैं कि विदाउट वारंट जो है आप किसी को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते, जबकि जो टेररिज्म के एक्ट है इसमें इसमें जो है बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है और उसमें आप उनको उनको गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट वारंट भी। ठीक है, अगर कोई ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है या कोई आर्म फोर्सेस का मेंबर है, सिविल आर्म फोर्सेस का मेंबर है। अब आर्म फोर्सेस से क्या मुराद है या सिविल आर्म फोर्सेस से क्या मुराद है वो हम पहले के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो आप काइंडली उनको गो थ्रू करें अगर आपको नहीं पता कि पुलिस ऑफिसर से क्या मुराद है या फिर आर्म फोर्सेस से क्या मुराद है या सिविल आर्म फोर्सेस से क्या मुराद है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है 51 में। उसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू एटीए 1997 सेक्शन 5 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 5 के मुताबिक ऑफिसर ऑफ द पुलिस, आर्म फोर्सेज, सिविल आर्म फोर्सेज में एंटर इन सर्च विदाउट वारंट। अच्छा, वो पिछला जो हम क्वेश्चन हम देख रहे थे उसमें वो ये कह रहा था कि आप उस किसी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट या नहीं। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के प्रेमिसेस में, किसी के लैंड में, किसी के अहाते में एंटर हो सकते हैं विदाउट वारंट और उसको अरेस्ट कर सकते हैं।
या आप किसी चीज़ का प्रोसेशन मतलब कब्ज़ा कर सकते हैं किसी ऐसी प्रॉपर्टी का, या किसी ऐसे वेपन का, या उसके अलावा किसी ऐसे आतिशी असले का, फायर आर्म्स का मतलब है आतिशी असले का, या कोई ऐसी आर्टिकल यूज़, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हुई हो जिसके ज़रिए जो है वो दहशतगर्दी का इकदाम किया हो या स्केजुअल ऑफेंस किया हो। स्केजुअल ऑफेंस से क्या मुराद है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले वाले में वो ये कह रहा था कि आप क्या किसी को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप किसी को, यानी वो सेक्शन 5 के मुताबिक आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि क्या आप किसी के अहाते में, किसी के प्रेमिसेस में विदाउट वारंट